बिहार गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, आंकड़े सार्वजनिक हो गए हैं। पिछले 33 सालों में इस जाति और इस समाज को मिला है, उसके बाद भी अगर वो समाज पिछड़ापन का शिकार रहा है, तेजस्वी जी को और उनके पिता लालू जी को ये जवाब देना पड़ेगा कि आंकड़ों के अंदर जो फर्जीवाड़ा है ये नंगी आंखों से दिख रहा है। आपने 33 साल आपने शासन किया और आपने एक बदहाल तस्वीर कल रखी, इतनी धीमी गति से बढ़ रहे हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम कितने बैकवर्ड स्टेट होते जा रहे हैं। 33 सालों में इन्हीं दोनों की सरकारें रही है। 1.5% आबादी जो बिहार की है वो सरकारी नौकरी में। पिछले 33 सालों में कुछ भी नहीं बदला है और कहिए कि और बुरी स्थिति में पहुंच गया है। और 33 साल से जो इन दोनों भाइयों की जो सरकार है, अब बिहार को अगर वास्तविक डेवलपमेंट चाहिए तो उनको रोटी पलटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 10th तक पहुंचते पहुंचते यहाँ की बहुत बड़ी आबादी पढ़ाई छोड़ देती। बिहार सरकार ने जातीय सर्वे के तमाम रिपोर्ट विधानमंडल के दोनों सदन के पटल पर रख दिए। कल दिन भर चर्चा हुई, चूँकि सरकार ने एक प्रस्ताव रखा कि जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ाया जाए। चूँकि मांग भी की जा रही थी कि जातीय सर्वे हुआ, आर्थिक रिपोर्ट अब आ गए, तो ऐसे में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, जिस पर कल कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई। अब 75% आरक्षण जो है वो होगा। मेरे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी है। सरकार के जो फैसला है, चूँकि आप लोग का भी समर्थन रहा है, तो अब मानते हैं कि सरकार ने आरक्षण को लेकर जो फैसला लिया है वो सही है? देखिए, जातिगत और आर्थिक सर्वे जो आया है बिहार के अंदर, उसके बाद ये बहुत सारा नोशन ये किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो सरकार कदम उठा रही है उसके हम लोग खिलाफ हो सकते हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर मैं पूरे बिहार को कहना चाहता हूँ। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं और पिछड़ों और अति पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में किसी भी कदम का स्वागत राष्ट्रीय लोक जनता दल खुले दिल से करेगी। और मुझे लगता है कि बिहार की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कल भी सदन के अंदर जब ये प्रस्ताव आया तो बीजेपी सहित तमाम दलों ने इसका बहुत खुल करके समर्थन किया। सवाल यह नहीं है कि 75% आरक्षण मिलेगा, सवाल यह है कि बिहार के अंदर दूसरे राज्यों की तुलना में बेहद कम नौकरियां हैं। सवाल यह है कि बिहार के अंदर जो शिक्षा का स्तर है, जो आर्थिक स्तर है, वो बहुत खस्ता हालत में है। कल जो आर्थिक सर्वे बिहार के अंदर लाया गया उससे कई सवाल खड़े होते हैं। पिछले 33 सालों में बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार है बिहार के अंदर, और अब चचा भतीजा की सरकार है। 33 सालों में इन्हीं दोनों की सरकारें रही है और इस 33 साल में सिर्फ 1.5% आबादी जो बिहार की है वो सरकारी नौकरी में है। बिहार को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता था, लेकिन कृषि की भी हालत इतनी खराब हो गई है कि सिर्फ 7% लोग अब समझते हैं कि ये आजीविका का साधन रह गया है। जबकि बिहार के अंदर मजदूरों की जो स्थिति है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि बिहार से पलायन होता है। बिहार पिछले 33 सालों में कुछ भी नहीं बदला है और कहिए कि और बुरी स्थिति में पहुंच गया है। और बिहार के अंदर दो चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई हैं, या तो 17-18% आबादी यहाँ की मजदूर हो गई है, या 63-64% ऐसी आबादी है जिसके पास कोई काम नहीं है। आप आंकड़ा देखेंगे तो उसमें 63-64% बताए गए हैं कि या तो गृहिणी हैं या वो छात्र हैं। तो रोजगार नहीं है तो छात्र ही होंगे, और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तब भी लंबे समय तक वो छात्र बने रहते हैं, या घर की महिलाएं हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कुल जो पूरे बिहार की जो डेवलपमेंट की जो एक तस्वीर कल दिखाई पड़ी है वो शर्मसार करने वाला है। बिहार में सिर्फ 7% आबादी जो है ग्रेजुएट है। एक बड़ा सवाल भी उठता है। आप समझिए कि ग्रेजुएशन तक जाने की भी क्षमता नहीं लोगों की बची है। आर्थिक स्थिति, आपने कहा कि 6000 आबादी वाले लोग लगभग 34% है, और लगभग सभी जातियों में है, दलितों के अंदर भी है। और ये तो सेल्फ डिक्लेरेशन है। अगर सचमुच में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि गरीबी और भी ज़्यादा हो सकती है जो परिस्थिति है। लेकिन अगर आप 10,000 तक का अगर आप लेते हैं तो लगभग 64% लोग ऐसे हैं, 63 या 64% लोग ऐसे हैं, मतलब 2/3 बिहार की आबादी ऐसी है जिन परिवारों की आबादी बेहद खराब है। आप कुपोषित परिवार हैं एक तरह से कहिए। अगर आज की तारीख में कोई परिवार जिसमें 5 आदमी हो और 200 रुपये या 300 रुपये की आमदनी हो तो एक व्यक्ति पर 40 से 60 रुपये की आमदनी हुई। यही हुआ, 40 से 60 रुपये में आप एक समय का भोजन ढंग से नहीं कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि जब नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हम अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को हम अनाज उपलब्ध कराएंगे मुफ्त में, तो शायद ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है।
बिहार के अंदर मुझे लगता है कि आप डेवलपमेंट के लिए जो कदम उठाए हैं वो न सिर्फ नाकाफ़ी है, बल्कि आपने पॉलिसी के लेवल पर बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं। आप यहाँ देखिए 1.5% मैंने कहा सरकारी नौकरी में है, लगभग 1.5% लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे जो असंगठित जो क्षेत्र हैं, मतलब जैसे दुकान है उसमें काम करने वाले लोग हैं, उसकी बहुत आमदनी नहीं होती है, 4,000 6,000 7,000 रुपये में स्टाफ वहाँ पर काम करते हैं। बिहार के अंदर शहरों को बेहतर बनाने के लिए या कई शहर बनाने के लिए या और भी पॉलिसी, जैसे मैं आपको बताता हूँ चाइना की जो स्थिति थी 53-54 के समय में, मुझे अच्छी तरह से याद है वहाँ के जो राष्ट्रपति थे 1956-57 में उन्होंने लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम एक पॉलिसी लेकर के आए थे। हर जिले में हर क्षेत्र में उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों को खोला, वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर किया गया, हर जगह पर छोटी छोटी इंडस्ट्री बनाई गई और आज चाइना उन्हीं पॉलिसी की वजह से सुपर पावर है। लेकिन आज बिहार को लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम नहीं बल्कि लेट 1000 फ्लावर्स ब्लूम पॉलिसी की ज़रूरत है। आपको एक पटना शहर महानगर नहीं बनाना पड़ेगा बल्कि दर्जनों शहर बनाना पड़ेगा, प्लानिंग से प्लान्ड सिटी बनाना पड़ेगा। आपको आईटी इंडस्ट्री के लिए, आपको लेदर इंडस्ट्री के लिए, आपको कपड़ों की इंडस्ट्री के लिए आप कहते हैं, जैसे अभी मैं कल सुन रहा था उप मुख्यमंत्री को, वो कह रहे हैं कि भाई बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है, हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए। नोएडा के लिए, गुड़गांव के लिए, गाजियाबाद के लिए, बेंगलोर के लिए, हैदराबाद के लिए या इन शहरों या पुणे होने के लिए आपको किसी समुंदर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आईटी सेक्टर के लिए क्या समुद्र की ज़रूरत है? अगर कपड़ा इंडस्ट्री बेंगलोर में चमक सकता है, नोएडा में चमक सकता है, गाजियाबाद में चमक सकता है, तो बिहार में भी चमक सकता है। आप हेल्थ सेक्टर में आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। आज हमारे लोग जो बीमार पड़ते हैं वो चेन्नई दिखाने जाते हैं, वो चंडीगढ़ जाते हैं, वो लखनऊ जाते हैं। बिहार के अंदर इतना बेहतरीन हेल्थ सेक्टर बनाया जा सकता है कि अगल बगल के राज्यों के लोग भी यहाँ आकर के एक हेल्थ बजाता हेल्थ टूरिज्म एक शब्द है, जैसे गल्फ इंडस्ट्री के लोग इस देश के अंदर इलाज कराने के लिए, सस्ता इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि उन गल्फ इंडस्ट्री जो स्टेट हैं वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं। इसी तरह से अगर आप एजुकेशन सेक्टर में आप अगर डेवलपमेंट का काम किए होते तो आज हमको ये शर्म नहीं होना पड़ता कि 10th तक पहुँचते पहुँचते यहाँ की बहुत बड़ी आबादी पढ़ाई छोड़ देती है। अगर आप 1 to 5 में देखेंगे तो 17 से 20% लोग 1 to 5 तक की पढ़ाई सिर्फ किए हुए हैं। ये जो पूरी स्थिति है, कल नीतीश कुमार जी सदन के अंदर एक और महत्वपूर्ण बात कर रहे थे परिवार नियोजन पे, कि जैसे जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं उनको परिवार नियोजन की समझ आ रही है। आखिर बिहार को कब तक इस चीज़ का इंतजार करना पड़ेगा? आज केरल है या दूसरे कई स्टेट हैं, उन्होंने परिवार नियोजन पे बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। हम कहने के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन करने की जो दिशा है, जो गति है, वो स्नेल है, मतलब घोंघा की तरह है। वो धीमे 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 आगे बढ़ रहे हैं, इतनी धीमी गति से बढ़ रहे हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम कितने बैकवर्ड स्टेट होते जा रहे हैं। आप समझिए बिहार के अंदर जो डेवलपमेंट की जो पूरी तस्वीर कल दिखाई पड़ी है, मैं समझता हूं कि मैं एक चूँकि सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों को मैं समझता हूं, तो मुझे लगता है कि ऐसे जो समझ वाले लोग हैं कल रात भर सो नहीं पाए होंगे कि एक ऐसे बिहार में हम आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक न्याय पे जो सबसे ज़्यादा धोखा डेवलपमेंट के मामले में हुआ वो पिछड़े, अति पिछड़ों, दलित और पिछड़े मुसलमानों का हुआ है। इस रिपोर्ट में जो कहा जा रहा था कि उनको फायदा होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई धोखा उन्हीं के साथ हुआ है। आपने 33 साल आपने शासन किया और आपने एक बदहाल तस्वीर कल रखी और आपको उसका जो पॉलिटिकल रिपरकशन झेलना था, उससे बचने के लिए आनन फानन में आपने 2 महत्वपूर्ण उपाय किए। वो बहुत बेहतरीन उपाय हैं, बहुत उसका हम आरएलजेडी उसका स्वागत करती है। लेकिन जो 33 साल तक पिछड़ापन रहा, 33 साल का मतलब होता है कम से कम 2 पीढ़ी को आपने पिछड़ापन में जीने के लिए अब सब किया आपने। इसकी सज़ा किसको मिलेगी? मैं समझता हूं कि दक्षिण के राज्यों से सीखना पड़ेगा आपको। दक्षिण के राज्यों में जातिवाद चरम पर है। अगर कोई ये कहता है कि कास्ट पॉलिटिक्स तमिलनाडु में नहीं होता है, आंध्रा में नहीं होता है, महाराष्ट्र में नहीं होता है या कर्नाटक में नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ कि वो गलत समझते हैं उन राज्यों को। वहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स है, लेकिन वहाँ के लोग इस बात को समझते हैं कि रोटी को पलटते रहना पड़ेगा। बिहार के लोग राजनीतिक तौर पर मैच्योर तो हैं, लेकिन वो रोटी पलटना भूल गए
और 33 साल से जो इन दोनों भाइयों की जो सरकार है, अब बिहार को अगर वास्तविक डेवलपमेंट चाहिए तो उनको रोटी पलटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और 2024 में 2025 में बिहार की जनता जो ये कल तस्वीर आई है, उस तस्वीर को देखने के बाद निश्चित तौर पर बिहार की जनता रोटी पलट देने का काम करेगी। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि अमित शाह भी आए थे जब बिहार, तो उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान यादवों की संख्या बढ़ा दी गई। पिछले इंटरव्यू में आपने भी ये बात कहा था। क्या लगता है जो आर्थिक रिपोर्ट आए हैं 35% यादव गरीब, मुसलमानों को लेकर भी वही हाल है, तो भैया आर्थिक रिपोर्ट को भी कई सवाल है, चूँकि बिहार में लालू यादव की सत्ता रही, मुसलमान हितैषी यादवों का जो वोट बैंक रहा है, बावजूद भी अगर कोई पिछड़ा रह जाता है तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए, जवाबदेही भी उनकी होती है कि भाई आप जिम्मेवार हैं इस बात को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि आंकड़ों के अंदर जो फर्जीवाड़ा है ये नंगी आंखों से दिख रहा है। जिस तरह के आंकड़े आए हैं एक खास समाज का, अगर आप उसको ज़मीन पर आप देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि बहुत सारी अति पिछड़ी जातियों में कम गरीबी दिखाई गई है उस जाति जो एक खास समाज है उसकी तुलना में। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे तो तेजस्वी जी को और उनके पिता लालू जी को ये जवाब देना पड़ेगा कि 17 साल तक आप शासन में सीधे तौर पर रहे। 15 साल तक लालू राबड़ी जी की सरकार रही, फिर 2015 से 17 में उनकी सरकार रही और पिछले 1 साल से उनकी सरकार है। इतने शासन काल के बावजूद और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल अगर रिप्रेजेंटेशन पिछले 33 सालों में इस जाति और इस समाज को मिला है, उसके बाद भी अगर वो समाज पिछड़ापन का शिकार रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देश में ये एक अनोखा मॉडल आपको दिखाई पड़ेगा कि जिस समाज को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन विधानमंडल के अंदर है, वो अपने समाज को पीछे छोड़ करके सिर्फ एक परिवार के हित में लैंड फॉर जॉब जैसा स्कीम में उसको लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि उस समाज को अपने समाज के नेता से पूछना चाहिए कि आपकी गरीबी तो दूर हो गई, हमारी गरीबी कब दूर होगी। चलिए, एक बड़ा सवाल है, चूंकि कल जो रिपोर्ट सामने आया तेजस्वी यादव भी डंके की चोट पड़े कहते नजर आए कि यादवों में देख लीजिए 35% जो है वो गरीब है। लेकिन सवाल भी उन्हीं से पूछा जाएगा कि विधानमंडल में जैसा कि राहुल जी ने कहा कि भाई सबसे बड़ी आबादी उनकी है, बावजूद भी जो नेता है वो किसी खास व्यक्ति किसी खास परिवार के लिए जीते हैं, तो फिर उनके लोग जिन्होंने उनको वोट दिया उस उम्मीद के साथ कि समाज का विकास होगा, तो फिर वो जवाब क्या देंगे। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।